श्रीयुत रामकिशोर उपाध्याय इसकी या इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे समकालीन कविता और गद्य दोनों में ही एक अत्यंत ओजस्वी, तेजस्वी और समर्पित साहित्यकार के रूप में सम्मानित हैं और किसी भी पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम की यदि वे अध्यक्षता कर रहे हैं तो यह कार्यक्रम की सफलता और उसकी उत्कृष्टता की पूर्व गारंटी है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी आदरणीय विनीता दीदी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। नमस्ते विनीता दीदी। नमस्ते। तो आदरणीय दीदी, आदरणीय रमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमा द्विवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर राशि सिन्हा जी, आदरणीय सरिता दीक्षित जी, आदरणीय पंथी जी, रामनिवास पंथी जी संभवतः, आदरणीया जिन्होंने इतना लंबा सा परिचय अभी दिया, सुषमा जी। आजकल सुषमा द्विवेदी बोलना शुरू करने से पहले मुझे डांट देती हैं। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी को डांट देती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर, समृद्ध इस मंच के सभी सदस्यों, उपस्थित मित्रों, देवियों, सज्जनों, कवियत्रियों, कवियों, साहित्यकारों और अन्य जो भी साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं या भविष्य में कभी भी इस कार्यक्रम को, इसकी रिकॉर्डिंग को देखें सुनेंगे, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आपके आदेश से आदरणीय उपाध्याय जी, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें आज की इस चर्चा के लिए उपस्थित कृति राम का अपहरण इस पुस्तक पर कुछ बातें रखूंगा। स्वागत जी जी। पानी मजे की बात यह है, थोड़ा सा ऐसे ही 1 मिनट आपका लूंगा, कि राशि जी ने फ्लिपकार्ट से यह पुस्तक मेरे पास भेजने के लिए वो जो भी होता होगा, जो भी प्रक्रिया वह की, लेकिन 1 महीना हो गया, वह पुस्तक कहीं अपहृत हो गई। तो राम का अपहरण का भी अपहरण हो गया किताब का भी अपहरण हो गया। लेकिन अब राम है तो राम की लाज रखने के लिए रमा भी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो रमा जी ने सरिता जी से लेकर यह पुस्तक मेरे पास भिजवा दी और मैं इसे देख सका। वैसे डॉक्टर राशि सिन्हा ने मुझे यह भी सूचना दी है कि उन्होंने प्रकाशक से अब फिर सीधे इसकी एक प्रति मेरे पास भिजवाई है। भिजवा दें, अच्छी बात है, मेरे पास रहेगी, किसी मित्र के काम आ जाएगी, किसी शोधकर्ता के काम आ जाएगी। वैसे थोड़ी सी आंख की समस्या के कारण आजकल मैं किताबें प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने और यह के साथ पूरी पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़नी पड़े, ये जो ऐसा है ना, मैं डॉक्टर रमा द्विवेदी के आदेश को नहीं टाल सकता था। साथ ही राशि सिन्हा जिस स्नेहपूर्ण अधिकार से
अपनी बात कहती हैं उसको भी मना करना संभव नहीं था। अन्यथा मैं प्रायः आजकल पूरी किताब पढ़ के उस पर बोलने के लिए राजी नहीं होता हूँ। खैर, बहुत अच्छा लगा इस किताब को पढ़ना। मैं सोच रहा था कि शायद आरंभ में पुस्तक का परिचय दिया जाएगा, और रमा जी ने दिया भी अपने ढंग से थोड़ा सा परिचय। अधिक परिचय शायद इसलिए नहीं दिया गया कि जो प्रति हैदराबाद में उपलब्ध थी वो मेरे पास आ गई। तो खैर कोई बात नहीं, मैं परिचयकर्ता की भूमिका भी निभा लूंगा संक्षेप में। और सरिता जी, आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे जहां कहेंगी वहां मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पास कितना समय है। वैसे तो किसी को भी आप मालूम नहीं बोलिए, है। जितना बोलना है आप बोलिए। आपके लिए मैं समय कह रहा की- हूँ सर, आज के मुख्य अतिथि आपके लिए समय की आपके- पाबंदी नहीं है अध्यक्ष जी, और आपके लिए नहीं, मैं आप बहुत बोलिए। थोड़ा समय लूंगा, आपने घबराया। मैं ये भाई, कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, दार्शनिकता को छोड़ के व्यवहारिकता में आइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वैसे तो किसी को पता नहीं है कि भाई किसके पास कितना समय है। समय की पाबंदी आपके लिए नहीं की गई है। हाँ, ठीक है, ये आपका बड़प्पन है और इसके लिए मैं ख्याल रखूंगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर इन कहानियों पर हम चर्चा करने चलें तो जैसी कि मेरी जो बात करने की एक प्रायः शैली है, आप जानते हैं कि मैं टेक्सचुअल एनालिसिस यानी पाठ विश्लेषण में यकीन करता हूं। और पाठ विश्लेषण की दृष्टि से तो अगर इसका एक पेज कोई लेकर के मैं चर्चा करना शुरू करूं तो भी आधा पौना घंटा उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। बहुत कुछ है पाठ विश्लेषण की दृष्टि से, इस कृति को विशिष्ट बनाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं जो सामान्य परिचय है पुस्तक का वहीं से आरंभ करता हूं कि डॉक्टर राशि सिन्हा जो सौभाग्यवश और यानी कहें कि संयोगवश, ये सुंदर संयोग है, वरना पुस्तकों पे चर्चा तो बिना लेखकों के भी हो जाती है, लेकिन वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और बाद में वो शायद हमें ठीक भी करें। जैसे रमा द्विवेदी जी ने अपने संक्षिप्त से वक्तव्य में ही कम से कम 2-3 प्रश्न तो उनकी तरफ उछाल ही दिए हैं एक कहानी को लेकर के, तो उन बातों पर भी शायद राशि जी चाहेंगी तो बोलेंगी, नहीं तो सीधी सी बात यह है आदरणीय उपाध्याय जी, हम लोग प्राय ये चर्चा करते रहते हैं कि लिखे जाने के बाद कोई रचना रचनाकार की नहीं रहती, वह पाठक की हो जाती है। और पाठक अपने तई अपना पाठ रचता है। एक कहानी वह है जो लेखक ने लिखी, लेकिन जब पाठक उसे पढ़ता है तो वह अपने जिसे कहें आलोक बिंदु से, अवलोकन बिंदु से उसको देखता है। तो राम का अपहरण, इस शीर्षक पर हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। यह एक कहानी संग्रह है डॉक्टर राशि सिन्हा का। सूचना यह दी गई है कि यह उनका दूसरा कहानी संग्रह है और शुभदा बुक्स से यह प्रकाशित है, जबकि प्रकाशक के रूप में अंदर पाखी प्रकाशन, यानी ये शायद ये दोनों संस्थान एक ही हों, पाखी प्रकाशन का उल्लेख है शुभदा बुक्स की एक इकाई के रूप में। और ये समझिए कि 124 पृष्ठ की पेपरबैक में प्रकाशित इस पुस्तक के इस प्रथम संस्करण का प्रकाशन दिसंबर 2024 में हुआ है और इसका मूल्य, अंकित मूल्य 250
250 रुपए है। इस संग्रह में जैसा कि डॉक्टर रमा द्विवेदी जी ने बताया, 5 कहानियां हैं और इन्हें लंबी कहानियां भी कहा जा सकता है। कम से कम मझोली तो है ही, यानी इम्पोर्टेंस 23 पृष्ठ की कहानी है, कुल सच्ची उड़ान 20 पृष्ठ की है, राम का अपहरण 32 पृष्ठ की कहानी है, हामी 16 पृष्ठ लंबी है, सबसे छोटी है ये कहानी, 16 पृष्ठ की है, और श्राप का दंश 20 पृष्ठ की कहानी है। तो इस प्रकार से ये मंझोले और लंबे आकार की कहानियां हैं। मैं एक एक करके बहुत ही संक्षेप में इन कहानियों पर अपनी बात कहूंगा, कहानियों का सारांश आपको नहीं बताऊंगा। पहली कहानी है इम्पोर्टेंस। यह प्रवृत्ति अब बहुत ही आम हो गई है कि हम हिंदी रचनाओं के शीर्षक बहुत बार आम फहम अंग्रेजी के शब्दों के रूप में पाते हैं, और जिसे कहा जा रहा है आजकल नए चलन की हिंदी है, ये नई वाली हिंदी। तो ये नई वाली हिंदी में अंग्रेजी को शीर्षक तक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो 5 में से एक कहानी का शीर्षक अंग्रेजी शब्द है इम्पोर्टेंस। अगर यही शब्द रखना हो और इसका आप हिंदी समानार्थी रखना चाहें तो शायद वह उतना प्रभावी न लगता हो, इसलिए मैं कोई आपत्ति इस शीर्षक पर नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं किसी भी प्रकार के भाषाई शुद्धतावाद का पक्षधर नहीं हूं। साहित्य की भाषा आम फहम भाषा होती है, होनी चाहिए, और साथ ही उसे लोक से शक्ति ग्रहण करनी चाहिए। मुझे ये दोनों विशेषताएं डॉक्टर राशि सिन्हा की कहानियों में दिखाई देती हैं। अब तक मैं उन्हें विशेष रूप से एक समीक्षक और आलोचक के रूप में जानता रहा हूं। मेरे फोन में, मोबाइल में अगर आप देखें तो मैंने उनका नाम जहां सेव किया हुआ है, डॉक्टर राशि सिन्हा, शायद मोनी या ऐसा उनका कोई उपनाम है, और साथ में लिखा है समीक्षक। वह इसलिए कि मैं प्रायः एक जैसे छोटे छोटे नामों में कंफ्यूज हो जाता हूं, तो उनका नाम खोजने का तरीका मैंने ये रखा था। तो खैर, इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा मेरे उच्चारण पर आप न जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं आर को खा गया हूं। उपाध्याय जी बताएंगे कि अंग्रेजी में आर प्रायः साइलेंट भी हो जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है, र है बीच में। तो इस कहानी को अगर एक शब्द में मुझे कहना हो तो यह विवाहेतर संबंध से उत्पन्न होने वाले अपराध बोध को रेखांकित करने वाली कहानी। और आप बुरा न माने अगर मैं कहूं कि यह उस विवाहेतर संबंध की परिस्थितियों के बहाने एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को हमारे सामने पेश करती है कि कहीं ना कहीं ऐसे संबंधों की स्वीकार्यता को, जिसे आप कहते हैं परमिसिवनेस, उसकी तरफ भी इशारा करती है। लेकिन जो यहाँ आख्याता या नैरेटर पात्र है, वह निश्चय ही एक गहरे अपराध बोध में इसके कारण चली जाती है। शिल्प की दृष्टि से इस कहानी की विशेषता यह है कि लगभग पूरी कहानी जो है वह
फोन पर बात करते हुए उद्घाटित होती है। एक सहेली दूसरी सहेली को फोन पर अपनी स्थितियों से, अपनी मनोदशाओं से, अपने साथ घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराती हैं। बीच बीच में दोनों एक दूसरे के प्रति जो चिंता है उसे व्यक्त करती हैं, अतीत को याद करती हैं, अतीत और वर्तमान को जोड़ती हैं, उनकी आपस में तुलना करती हैं, और इसी प्रकार से कहानी लगातार आगे बढ़ती जाती है। तो मैं देख रहा था, राशि जी हैं? अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं जी सर जी है ना भाई, प्रतिक्रिया सामने। मैं देख रहा था कि इस कहानी का अगर कोई कीवर्ड या जिसे आप कहें कि बीज शब्द मुझे खोजना हो, तो पहले पैराग्राफ से ही वो मिलना शुरू हो जाता है, और पूरे कथा के पूरे पाठ में जो है वह बार बार दिखाई देता है, और वह है गिल्ट। और दूसरा जो बीज शब्द है इसका, जो कभी कभी कई जगह मुझे लगता है कि शायद बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में नहीं अन्य कहानियों में भी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहानियां कहीं ना कहीं पांचों कहानियां स्त्री जीवन से ही संबंधित हैं। वैसे तो सारा जगत ही स्त्री जीवन से संबंधित है, तो वहां अन्य कहानियों के साथ जोड़ते हुए मैं जब इस कहानी को देखता हूं, तो स्पेस एक दूसरा शब्द है जो केवल इसी कहानी का नहीं बल्कि सभी पांचों कहानियों का एक प्रकार से बीज शब्द है। तो ये गिल्ट और स्पेस, हमें स्पेस चाहिए, लेकिन जब हम अपने इस स्पेस को तलाशती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा, जिसे आप कहें पारंपरिक नारी संहिता का बोध है, वह हमें गिल्ट में धकेल देता है, और परिणाम ये होता है कि जो हमारी कथावाचिका है या नरेटर है, उससे कहाँ जाना पड़ता है? उसे जाना पड़ता है साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ जाता है, और वहां उसका तनाव और अधिक इसलिए बढ़ जाता है कि उसे ये लगता है कि मैं अपने पति के साथ धोखा कर रही हूं, विश्वासघात कर रही हूं, लेकिन वह पति इसे जानते हुए भी, उनके पूरे चैट को फॉलो करते हुए भी यहां तक कहता है, डॉक्टर के यहां तो ले ही जाता है कि तुम कभी कभी समय समय पर अपने उस मित्र को फोन करती रहा करो। अब अगर ऐसा पति फंसा हुआ हो या ऐसे पति के साथ पत्नी फंसी हुई हो तो गिल्ट तो बढ़ेगा ही। तो ये जो मैं कहना एक और बात चाह रहा हूं कि राशि सिन्हा को समाज की विसंगतियों, विकृतियों, विरोधाभासों, विडंबनाओं की अच्छी और गहरी पहचान है, साथ ही उन्हें स्त्री मन की भी उतनी ही गहरी पकड़ है। इसीलिए ये कहानियां एक ओर सामाजिक यथार्थ को उसकी पूरी कटुता के साथ प्रस्तुत करती हैं, वहीं साथ साथ ये एक मनोविश्लेषक की तरह सहानुभूति पूर्वक उस प्रत्येक अपने पात्र को देखती भी चलती है। तो यह एक तरह से प्रायः हम यह कहते हैं कि साहब मनोविश्लेषणात्मक जो साहित्य है या जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ जो है वह, और सामाजिक यथार्थ, क्योंकि सामाजिक यथार्थ का समाज से संबंध है, मनोवैज्ञानिक यथार्थ जो है उसे हम व्यक्ति मन के साथ जोड़ते हैं, तो ये एक साथ नहीं चलते। लेकिन यह लेखिका इतनी विलक्षण लेखिका है कि सामाजिक विसंगतियों, विकृतियों पर चोट भी करती है, और अपने पात्र की जो कहें कि
उसके प्रति एक सहानुभूति भी बनाए रखती हैं। कहीं भी इस पात्र के प्रति या ऐसे पात्रों के प्रति किसी प्रकार का, जिसे आप कहें कि पाठक के मन में कोई आक्रोश या द्वेष पैदा नहीं होता। वह इस रूप में देखता है कि किस तरह से एक पिंजरे में बंद यह जो पक्षी है, एक कहानी में पक्षी अभी बाद में आएगा वैसे, लेकिन ये जो रूपक है ना, स्त्री जीवन का जो एक रूपक है कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तो कहीं ना कहीं उस दर्द को यह लेखिका पहचानती है। और इस प्रकार यानी स्त्री पुरुष में भी, स्त्री पुरुष संबंधों में जो दृष्टिकोण का भेद है जीवन के प्रति, इसे भी बड़ी अच्छी तरह उन्होंने दर्शाया है कि और एक कहानी में ही नहीं, कई कहानियों में ये बात आती है। 5 में से अगर 2 से अधिक में ये बात आ जाए तो कई या अधिकतर ही कहा जाएगा कि स्त्री की अपेक्षाएं जीवन से या दाम्पत्य से क्या होती हैं, या अन्यत्र भी बात आएगी, और पुरुष की अपेक्षाएं क्या होती हैं। और कि पुरुष, यद्यपि यह 60 के दशक में जब एक तरह से शहरी जीवन और उसकी घुटन इत्यादि को लेकर के उस तरह के परिवारों की कहानियां और नाटक आने शुरू हुए थे, तब का तथ्य है, लेकिन इस तथ्य को 21वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक में अपने ढंग से लेखिका ने उठाया है कि पति की उपेक्षा जो है वह किस प्रकार, या पति का जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार है वह किस प्रकार पत्नी को किसी इतर संबंध की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक मजे की बात यह है, यह बात आख्याता को, नैरेटर को बहुत बाद में समझ में आती है कि उसके भीतर एक अकेलापन है। वह तो यह सोचती चलती है कि जिस तृतीय व्यक्ति से, जिस तीसरे व्यक्ति से जो बीच में आ गया है, पति पत्नी और वो हो करके, इस वो के प्रति जो उसका आकर्षण है, वो आकर्षण नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इस आख्याता महिला के मातृत्व का प्रदर्शन है। ये जो स्त्री का जो मातृत्व है कि वह किसी को कष्ट में देखकर उसके प्रति वह अपना स्नेह लुटाना शुरू कर देती है, उसकी चिंता करना शुरू कर देती है, जिसे आप आज के कहते हैं केयर। तो ये जो केयरिंग नेचर जो है स्त्री की, यही समझ में नहीं आती पुरुष की। अब ये जो वो है, यानी जो लड़की है या स्त्री है, वह एक सहज स्त्री भाव से, स्नेहपूर्ण, मातृत्वपूर्ण जिसे आप कह सकते हैं, मित्रतापूर्ण भाव से एक तृतीय पुरुष की ओर जाती है। लेकिन यह तृतीय पात्र जो है वह सीधे यह कहता है एक स्थान पर जाकर के कि मुझे केवल भावनात्मक अकेलापन नहीं है, मुझे तो अपने शारीरिक अकेलेपन को भरने के लिए भी तुम्हारी आवश्यकता। और यहाँ अचानक उसे झटका लगता है कि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यह तो मुझे देह समझता है। यह जो स्त्री की पीड़ा है कि उसे देह समझा जाता है, उसे घर में भी देह समझा जा रहा है, उसे बाहर भी देह समझा जा रहा है, इसे बिना वोकल हुए, ये खास बात है इन कहानियों की कि इनमें स्त्री लगातार उपस्थित है, बोल रही है, अपने सशक्त रूप में उपस्थित है, लेकिन वह किसी प्रकार की नारेबाजी करती नहीं दिखाई। तो इससे ज्यादा अगर बातें मैं इस कहानी के बारे में कहूंगा तो लेखिका के साथ अन्याय हो जाएगा। कहानी पढ़नी चाहिए तो आप लोग इस कहानी को पढ़ें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक जो विशेष बात है वह यहाँ मुझे राशि जी इस कहानी को पढ़ते समय बीच में अचानक प्रसाद की वह पंक्ति याद आई कि
अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। तो यह जो यानी एक तरह से स्त्री को उसका स्त्रीत्व ही कई बार पराजित करता है। हाँ? जी। तो ये जो चीज है, ये कहानी उभारती है। और पारंपरिक नारी संहिता की मैंने बात कही, मैं एक पंक्ति जो है इसकी आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा, और वह यह कि कहानी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। प्रायः ऐसे कहानीकार कहानियों को निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाते, लेकिन राशि ने इस कहानी को निष्कर्ष पर सीधे पहुंचाया है और अपनी बात बड़े साफ शब्दों में दोनों पात्रों के माध्यम से, दोनों महिलाओं के माध्यम से कहलवा दी है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच में पति पत्नी की परिपक्वता और आपसी समझ के आधार पर चल रहे इस प्रेम की व्यावहारिकता के लिए इंपॉर्टेंस के लचीले अस्तित्व को फील करना और करते कराते रहना जरूरी है। तुम मेरे लिए जरूरी हो, हाँ? मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं, यह महसूस होता रहे। क्या हम जिसे समझते हैं कि साहब ये तो फॉर ग्रांटेड, तो ना आप पति को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, ना पत्नी को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो इसीलिए अंत में फिर दोबारा वो दोहराती है। यह प्रश्न है कि और करते कराते रहना जरूरी है। उसके भीतर से आवाज आई, हाँ। लेकिन देखिए, लेखिका बहुत चालाक है, उसे पता है रमा द्विवेदी जो है कान पकड़ सकती हैं, तो हाँ और कॉमा लगा के लिख दिया शायद। और निश्चय ही स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में अंतिम सत्य के रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जो कुछ है वो शायद है। उसने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। ये बहुत ही सुंदर जो है प्रकृति का, जिसे आप कहते हैं बिंब प्रतिबिंब भाव जो है, वह इनकी कहानियों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है कि उसने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। स्याह आसमान अभी भी प्राची के द्वार तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया था। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रकाश आ गया, लेकिन प्रकाश की दिशा अवश्य है। तो ये एक कहानी में मैंने ज्यादा समय ले लिया, शायद आगे इतना समय दूसरी कहानियों में नहीं लूंगा। दूसरी कहानी उड़ान या सच्ची उड़ान, शायद ये कहीं उड़ान नाम से भी मेरे ख्याल से कहानी है, मुझे नहीं ध्यान, कहीं मेरे पढ़ने में ऐसा आया। सच्ची उड़ान, जिसके बारे में शायद किसी अपने साक्षात्कार में लेखिका ने, कहानीकार ने यह भी बताया है कि उनकी कहानियों को उनका परिवार, उनके बच्चे किस रूप में लेते हैं, हाँ? और कि इस कहानी को, मैं सही कह रहा हूँ ना राशि जी? आपने कहीं बेटी का उल्लेख किया है ना इस कहानी के संदर्भ में? जी बिल्कुल सर, दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। जी। तो सच्ची उड़ान जो कहानी है, इसका फिर मैं वही कहूंगा कि अगर हम मूल जो थीम है उसे एक या दो शब्दों में व्यक्त करना चाहें या एक जुमले में व्यक्त करना चाहें, तो वह है स्वतंत्रता बनाम स्वच्छंदता। स्वतंत्रता के स्वरूप को सामने रखने के लिए लेखिका ने, क्योंकि समस्या क्या है कि कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लोग महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को आज भी चार दीवारी के भीतर बंद रखने की, इन्वर्टेड कॉमा में, वस्तु बनाने पर आमादा हैं। हम एक ऐसे खतरनाक वक्त में जी रहे हैं जब स्वतंत्रता पर भी
यानी जिसे आप कह रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्मिता, हाँ, उस पर भी डाका पड़ रहा है। और स्त्री की स्वतंत्रता को दुनिया भर में अलग अलग प्रकार से प्रश्नांकित किया जा रहा है। ऐसे समय में लेखिका की, राशि सिन्हा की यह कहानी मुझे बहुत प्रासंगिक लगती है। इसमें एक बेटी के भटक जाने की कहानी है। अब ये अलग बात है कि प्रायः जब भी कोई बच्चा भटकता है तो हम उसकी जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों के ऊपर डाल देते हैं कि भाई इसकी तो बच्ची की माँ नहीं थी, इसके तो पिताजी जो हैं उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मौसी जो है उसके ऊपर बहुत अधिक विश्वास करती रही और लड़की जो है वो कैसी संगत में पड़ गई वगैरह इत्यादि जो भी है। लेकिन असल चीज यही है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटियां घरों में एक विशेष प्रकार के, जिसे आप कहें रूढ़ अनुशासन के कारण घुटन अनुभव करती हैं। और इस घुटन से बाहर निकलने के लिए, फिर वही मैं कह रहा था कि स्पेस बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है राशि की कहानियों का। तो उन्हें अपना स्पेस चाहिए, और जब उन्हें यह अपना स्पेस नहीं मिलता तो फिर वे कभी किसी कंधे के सहारे और कभी किन्हीं अन्य रूपों में ऐसे मार्ग पर चली जाती हैं कि जो हमारी इस कहानी की केंद्रीय पात्र है वह यानी एक तरह से नशेड़ियों के बीच में फंस गई है, एक ये ऐसी संगत है, और अंततः वह एक रेड में पकड़ी जाती है और पुलिस थाने पहुंच जाती। हमारी पारिक व्यवहारिक व्यवस्था भी बड़ी विचित्र है। और यह कि देखिए लेखिका, मैंने कहा कि हमारी जो लेखिका है यह अपने पात्र के प्रति सहानुभूति कैसे पैदा किए रखती है कि उसे दोषी नहीं बनाती, और जो परिस्थितियां हैं दोषी वो हो गई हैं और एक तरह से ठोकर खाकर लड़की जो है वो संभल गई है अब अंततः। हालांकि यह है कि भाई क्या है वो इतनी देर से जितनी देर कर दी तो बहुत ही देर, ज्यादा ही देर हो गई थी, लेकिन फिर भी मौसी जो है उसके इस सारे कृत्य को और सारे एपिसोड को छिपा लेती है और उसे कहती है कि आत्मविश्वास के साथ अपने घर में प्रवेश करो और पिता के समक्ष इस तरह से जाना जैसे तुम कहीं नौकरी कर। झूठ बोल रखा था उसने। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था राशि जी, मुझे तमिल के महान कहानीकार जयकांतन की एक कहानी याद आ रही थी, अग्निस्नान, जिसमें लिफ्ट लेने वाली एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है और घर पर आने के बाद उसकी माँ सारी बातें सुनने के बाद उसे कहती है जा बाथरूम में जाकर बहुत अच्छी तरह से स्नान कर ले। जो था वो छूट गया पीछे, तो जो 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 अप्रिय घटित हो गया, जो अघटनीय था, जो घटित नहीं होना चाहिए था, यदि जीवन में वो घटित हो जाए तो उसके कारण उसे अपने ऊपर कलंक मान करके जीवन भर अपराध में पड़े रहने से अच्छा है कि आप उस देह को लांघ कर बाहर निकल आए। तो मुझे लगता है कि यह कहानी बहुत ही प्रेरक और आंख खोलने वाली कहानी भी है। मैं इसके लिए भी लेखिका को बधाई देता हूं और साथ ही यह कि इसका भी जो निष्कर्ष है उसे आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा कि बेटा तुम उड़ो, उड़ान है ना, बेटा तुम उड़ो, बहुत ऊंचा उड़ो, लेकिन स्वतंत्रता के पंख लगाकर, न कि स्वच्छंदता के। मैं नहीं जानता कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को जिस तरह हम हिंदी में अलग अलग समझ लेते हैं,
अंग्रेजी इत्यादि भाषा में क्या इन दोनों के लिए दो समांतर शब्द इतने अलग अलग हैं? हाँ, तो बहुत ऊंचा उड़ो लेकिन स्वतंत्रता के पंख लगाकर, न कि स्वच्छंदता के। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रही हूं, स्वच्छंदता और ये लेखिका बोल रही है, ये मौसी नहीं बोल रही, ये लेखिका बोल रही है कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच बस एक बारीक सी रेखा होती है। तुम्हें उस बारीक रेखा के होने के अर्थ समझने होंगे, तभी तुम्हारी उड़ान सच्ची उड़ान होगी, तभी तुम्हारी उड़ान सच्ची उड़ान होगी। इस संग्रह की जो केंद्रीय कहानी है, जो 5 में तीसरी है, अर्थात ठीक बीच में है, उसे मैं छोड़ देता हूं फिलहाल। और अगली कहानी यानी चौथी कहानी पर आ जाता हूं, जो है हामी। ये जो है, जिसे हम कहते हैं स्त्री सशक्तिकरण, उसे एक नए नजरिए से देखती है और बड़े क्रूर ढंग से घरों की सच्चाई को उखाड़ती है। और घरों की सच्चाई में एक सच्चाई यह है कि जब लड़कियां, हो सकता है कई लड़कियों को, कई महिलाओं को ये बात सुनने में अच्छी न लगे, खराब लगे, लेकिन यह खतरा लेखिका ने उठाया है कि असल में शुरू में मुझे इस कहानी को पढ़ते हुए भी लगा कहीं राशि सिन्हा पुरुषों की तरह तो नहीं देख रही हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया नहीं, ये पुरुषों की तरह नहीं देख रही हैं। क्योंकि एक बड़ी समस्या हमारी है कि हम स्त्री विमर्श कहते कहते भी जो इतने एक्लीमेटाइज और यूज टू हो चुकी हैं अपने पुरुष दृष्टिकोण से, कि हम दुनिया को पुरुष लेंस से देखते हैं। लेकिन नहीं, राशि सिन्हा स्त्री लेंस से ही देख रही हैं, और स्त्री लेंस से देखते हुए वे ध्यान रखती हैं कि अति न हो जाए, और इसीलिए वे उस नाजुक बिंदु को छूती हैं कि आत्मनिर्भरता अपनी जगह बड़ी जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना तो कुछ आगे आप चल ही नहीं सकते। स्त्रियों के गुलाम रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि शताब्दियों या सहस्राब्दियों पहले दुनिया ने स्त्रियों को आर्थिक रूप से, जिसे कहें कि पर निर्भर बना दिया, परतंत्र बना दिया। तो स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है, लेकिन स्त्रियां भी अंततः मनुष्य हैं, और मनुष्य वैसा ही मनुष्य जैसे कि वो पुरुष के रूप में देखती आई हैं कि कमाने वाला जो है, जिस पर घर के 2 सदस्य यदि निर्भर हैं, तो वह कैसे सामंती हो जाता है और किस तरह से पूरे परिवार का शोषण करता है मालिक होने के नाम पर। मालिक होने का एक अलग ही अधिकार है। तो ये जो इस कहानी की जो एक लड़की है, वह इस मालिक होने के अधिकार, जिसे आप कहते हैं प्रभुता पाई काहि मद नाही, तो वह प्रभुत्व का आनंद लेने लगती है। और प्रभुत्व का आनंद लेने का अर्थ यह है कि परिवार के सब सदस्य मुझ पर निर्भर हैं, मेरी सैलरी पर निर्भर हैं, इसलिए वे सब मेरे गुलाम हैं। ये सामंती सोच है। हम इतने दिनों से यही तो कहते आए ना कि भाई पुरुष जो है वो कमा करके लाता है, इसलिए पूरा परिवार जो है वह उसका अनुगामी होता है, उसके पीछे चलता है। वह ठीक यही स्थिति यहां इस लड़की की है। इस स्थिति को जब उसकी मां देखती है तो वह भीतर से कुढ़ती, और बीच में बड़ी, जिसे कहें कि जो जिसे पूर्व दीप्ति शैली में जब वह अपने अतीत को देखती है कि किस प्रकार से पति की मृत्यु के बाद में क्या परिस्थितियां हुई, मुझे बड़ा अच्छा एक लगा। इस कहानी में एक प्रसंग आता है कि जो सास है
माँ की सास, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूं उसकी माँ की सास, तो इया जिसको कहा, तो इया जी जो है वो झूठ तक बोलने के लिए तैयार हो जाती हैं, बोलती हैं एक तरह से अपनी बहू और पोती के पक्ष में खड़े होने के लिए, लेकिन पुरुष सामंतवाद के आगे उनकी एक नहीं चलती। और यह 3 बच्चों के साथ ये महिला जो है वो बेघर बार हो जाती हैं। फिर एक बड़ी अच्छी चीज जो है यह कि इस गिद्धों से भरे हुए समाज में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भला आदमी भी होता है, और उनके पति के एक पूर्व मित्र जो हैं, पति दिवंगत हो चुके हैं, वे उन्हें अपने यहाँ आश्रय देते हैं और इत्यादि जो भी है। लेकिन अंत में जो कहानी जो पलटा लेती है वह यह है कि अब लड़की की शादी हो गई है और लड़की को वो जो उसकी संपत्ति है उसके कागज भी मां सौंप देती है, और लड़की बड़ी प्रसन्न है इस बात को लेकर के। लेकिन तभी वह यह घोषित करती है कि मैं जो रौनक नाम के पात्र की सहायता, रौनक ही है ना उस पात्र का नाम शायद, की सहायता से उसने जो है एक अपने लिए एक काम खोज लिया है। और यह कि जब उसे कहा जाता है कि इस बुढ़ापे में तुम कहाँ काम करोगी, तो वो यही कहती है, क्या कहती है, बस वो अंतिम शब्द पढ़ देता हूं, उसी के साथ इस कहानी की चर्चा को मैं समेटूंगा कि लेकिन आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है, वह भी इस उम्र में। और अब तो मनु यानी बेटा भी नौकरी में, मोनिका ने पूरे तेवर में कहा, तुम्हारी बात सच है, इस उम्र में मुझे नौकरी की क्या जरूरत है, इस उम्र में तो हर बुढ़िया की लाठी उसका बेटा होता है। लेकिन और भगवान ने मुझे मनु के रूप में बहुत मजबूत लाठी भी दी है। देखिए, जो हमारे जो उत्तर आधुनिक रचनाकार हैं, जिनमें राशि भी शामिल हैं, उनकी एक विशेष बात यह है कि जो हमारी, जिसे आप कहते हैं कि महावृत्तांत है हमारी संस्कृति का, ये उसको तोड़कर या सिर के बल खड़ा करके देखते हैं। हमारी जो संस्कृति का महावृत्तांत है वह स्त्री के बारे में और तमाम बातें कहने के साथ साथ यह भी कहता है कि अपने बुढ़ापे में स्त्री जो है वह बेटे का दायित्व होती है। वो है ना प्रसिद्ध श्लोक, न स्त्री स्वातंत्र मर्रति। बचपन में पिता और यौवन में पति और वार्धक्य में पुत्र जो है वह उसके संरक्षण के लिए होता है। तो अब जब पुत्र से हमारी संस्कृति यह उम्मीद करती है कि वह माँ बाप की एक तरह से देखभाल करे, लेकिन इस पूरे के पूरे सांस्कृतिक नैरेटिव को अगर आप तोड़ करके देखें तो सच्चाई यह है कि अनेक वृद्ध माता पिता जो हैं वे असहाय होकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर, या कहें कि अपने सारे अधिकार अपनी आने वाली पीढ़ी को यह सोचकर सौंप दिए कि इनके हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है, लेकिन वो भविष्य सुरक्षित नहीं पाया जाता। यहाँ ये जो लेडी है वो कहती है कि मुझे मनु के रूप में बहुत मजबूत लाठी भी दी है, लेकिन मेरे मन में अब उतनी मजबूती नहीं रही कि मैं एक बार फिर से अपने घर में एक कमाऊ सामंतवाद, ये एक नया शब्द जो है, शब्द युग्म राशि ने निर्मित किया है, कमाऊ सामंतवाद की हुकूमत को झेलूं। और एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, घर में डरी सहमी सी रहूं। ये जो जिन्हें हम वृद्ध कहते हैं, वृद्ध माता पिता, अगर घर में डरे सहमे रहने के लिए, चुप रहने के लिए, पर मुखापेक्षी होकर रहने के लिए मजबूर हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी संस्कृति
किसी काम नहीं आ रही है। आपके वे मूल्य जिनके ह्रास का हम रोना रोते हैं, किसी काम नहीं आ रहे हैं कि वह मुसलसल है, वह भी सिर्फ इसलिए कि पेट में भरपेट अनाज जा सके, तन को ढकने के लिए 2 जोड़ी कपड़े मिल सके। मैं अपने मन और अपने घर को सहम सहम कर, बड़े सुंदर शब्द हैं, सहम सहम कर जीने के लिए फिर से विवश नहीं। मैं अपने मन और अपने घर को सहम सहम कर जीने के लिए फिर से विवश नहीं कर सकती, उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। तो इस तरह से इस कहानी में जो हामी है, यानी लड़की जो नई पीढ़ी है, वह इस पुरानी पीढ़ी के प्रति उसी प्रकार से अपनी हामी या स्वीकृति अंततः प्रकट करने के लिए विवश है, जैसा कि कभी अतीत में हुआ था। इसका उल्टा अंतिम कहानी जो 5वीं कहानी है, कितने बज गए? 5:15 हो गए भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी समेटता हूं, इसीलिए मैंने मुख्य कहानी को इसीलिए रोक करके रखा है। श्राप का दंश। जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि राशि का जो दृष्टिकोण है अपने पात्रों के प्रति, वह एक मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। चाहे इम्पोर्टेंस की जो नायिका है वह रही हो, और चाहे श्राप का दंश जो अंतिम कहानी है। यहाँ तक आते आते हम ये देखते हैं कि पहली कहानी भी विवाहिता के एकाकीपन की कहानी थी, यह भी एक विवाहिता के एकाकीपन की कहानी। तो ये जो एकाकीपन है, एक तरह से इन दोनों कहानियों में 2 अलग अलग आयामों को लेकर के आता है। यहाँ वह अधिक प्रतीकात्मक रूप में उभर करके आता है, और जो पात्र है, स्त्री पात्र, उसका रंग के प्रति जो आग्रह है, कि नीले रंग से उसे एक तरह से जैसे एलर्जी जैसी है, उसके मन में कुछ ये बैठा हुआ है। उसके पीछे भी कारण है, उसके बचपन के कारण को भी उन्होंने व्याख्यायित किया है। और के इस एकाकीपन को भरने के लिए आज देखिए, आज दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, बड़े पशु प्रेमी और प्राणी प्रेमी बन गए हैं। लोगों के घर में अब बच्चे नहीं पाए जाते, क्योंकि बच्चे तो विदेश चले जाते हैं, या फिर बच्चे जो है हमें नहीं चाहिए, इस रूप में दोनों ही स्थितियां हैं। तो ऐसे लोग, चाहे वो यानी उम्रदराज लोग हों और चाहे युवा हों, वे अपने एकांत को भरने के लिए, अपने एकांत शब्द नहीं कहा जाएगा, एकाकीपन को, अकेलेपन को भरने के लिए कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, तोता पाल लेते हैं, और जाने क्या क्या पाल लेते हैं। अच्छा है, उसने जो पहली कहानी वाली थी, क्षमा करें आप मुझे इस खराब शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए, कि उन्होंने अपने जिस एकाकीपन को समझ नहीं पा रही थी, उसे भरने के लिए एक बाहरी व्यक्ति को ही पाल लिया था। यहां अब तोता पाला जाता है, वो पति की इच्छा से, पति की सहमति से पाला जाता है, खरीद करके लाया जाता है। और थोड़ी सी अविश्वसनीय सी बात जो है वो ये कि जब उस तोते को खरीदते हैं, उसे असल में जो महिला है जिससे उसे लाया जाता है, वो उसे बेचना नहीं चाहती। ये जबरदस्ती उसके पोते को लोभ दे करके और इस तोते को खरीद लेते हैं, और तब वह महिला शाप देती है कि जिस तरह से तुम इस तोते को मुझसे ले जा रही हो, जो भी शब्दावली रही हो, एक दिन यह तोता तुमसे चला जाएगा और तुम जो है इसी तरह से तड़पोगी। मुझे श्रवण कुमार की कहानी याद आ जाती। देखिए, हमारे जो मोटिव है ना, हमारी जो जिसे कहें जो भारतीय कथा परंपरा में जो छोटी छोटी चीजें भरी हुई हैं, वो कैसे बदल बदल करके आती हैं कि अंधे माता पिता ने किस तरह से दशरथ को शाप दिया। तो यहाँ एक ये शाप जो है, ये असल में श्राप का दंश तो प्रतीकात्मक शीर्षक हुआ, वास्तव में तो ये एकाकीपन का दंश है।
लेकिन इस एकाकीपन के दंश से बाहर निकलने के लिए अंततः वो लड़की या लेडी या महिला जो जो विवाहिता है, वह एक मार्ग निकालती है कि जिन रंगों से उसे डर लगता था उन रंगों को झटक देती है। तो यानी जो आपके जो 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 बोझ आपके मन पर आप लिए घूमते हैं उसको झटक दीजिए और नए रूप में सामने आए। हालांकि होता यह है कि वो मूर्छित होकर के गिर जाती है अपने उस पति के समक्ष जो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर है। बेचारे प्रोफेसरों की बड़ी इन कहानियों में दुर्गति की जाती है, जैसे कि उन्हें पत्नियों की परवाह ही ना रहती हो। तो ये बेचारे प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमेशा किताबों में घुसे रहते हैं, दूसरों की पीएचडी का करेक्शन करते रहते हैं। जैसे पत्नी उन्हें देखकर दिखाई ही नहीं देती, पत्नी केवल उनके लिए चाय बनाने की मशीन के अलावा कुछ और है ही। लीलावती की कहानी है ना हमारे पास में, हमारे पास एक ऐसे गणितज्ञ की कहानी है कि अनेक वर्षों तक उनकी पत्नी उन्हें रोज घर में आके कमरे में आकर के दिया जला करके जाती रही और इन्हें पता ही नहीं कि दिया कब जलता है, सूरज कब उगता है, सूरज कब छिपता है। और अंत में जब पता चलता है अरे इसने मेरी इतनी सेवा की, वो तो सेवा करने के लिए थी ना, वो एक अलग सेटअप था मूल्यों का। तो वे अपने ग्रंथ का नाम लीलावती रख करके और उस पूरी जो 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 साधना है उस लेडी की, उस पत्नी की, उस साधना का प्रतिदान अपनी पुस्तक का नाम लीलावती रख करके दे देते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो रंग बदलता है अंत में। ये रंगों का बड़ा सुंदर विधान, अब उस सब को पढ़ने का समय मेरे पास नहीं है। रंगों के माध्यम से स्वतंत्रता की जो बात है यहाँ फिर उठाई गई है कि स्वतंत्रता इस एक शब्द मात्र से उसके भीतर बहते सूने वीरान और नीले काले समंदर में व्यंग्य और कराह की लहरें एक साथ तैर गईं और उसके अधरों पर पीड़ा मिश्रित व्यंग्य की मुस्कान बन गई, उतर आई, तो इत्यादि। लेकिन अंततः ये इस रूप में कहानी पूरी होती है, नहीं नहीं अपनी देह को यूं नीला काला नहीं पड़ने देगी, वह खुरच डालेगी। ये खुरचना शब्द बड़ा सार्थक शब्द है, जिसे हम कहते हैं सार्थक शब्द प्रयोग। खुरच डालेगी इन रंगों को अपनी देह से, हाँ खुरच डालेगी वह। और अंततः एक अवसर आता है, पति उसके निकट आता है, हथेलियों की उष्णता में स्नेहिल आंच की सुखद रगड़ से भीतर के दंश की जलन कम होने लगी थी। एक स्पर्श की, एक स्नेहिल स्पर्श की, एक आत्मीय स्पर्श की, एक प्रेमिल स्पर्श की प्रतीक्षा, बस स्त्री को यह चाहिए। लेखिका कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि पत्नी को पति, फिर उससे वही शब्द मैंने पहले प्रयोग किया था, केयरिंग चाहिए। तो जो जो प्रेम है उसे प्रकट किया जाना चाहिए। यदि प्रेम प्रकट नहीं किया जाता तो वह कहीं और मजबूत मीठे स्पर्श, बहुत सुंदर शब्दावली देखिए, मजबूत के साथ मीठा शब्द का जो युग्म बनाया गया है, मजबूत मीठे स्पर्श और सिक्त संवादों की बारिश में ठंडे पड़ते मन तन के दंश के बीच सीमा ने अपनी आंखें हल्के से खोली। और देखिए यहाँ शैतानी, इसे कहते हैं हम लेखिका का या लेखक का जो है शैतानी पूर्ण संयोजन। वो क्या है, उसने देखा उसकी देह की नीली रंगत भी गौतम की स्नेह दृष्टि से गुलाबी और कमनीय होती जा रही थी। सीमा ने अधखुली नजरों से गौतम की ओर देखा, उसकी आंखें बंद थीं, मानो स्नेह के बोझ से लदी पलकें अपने आप मुंद सी गई थी। नहीं, अपनी इतनी लंबी प्रतीक्षा को वह इतना छोटा नहीं जिएगी। उसने आंखें मूंद ली। सामने की दीवार पर बड़ा अच्छा जो छिपकलियों का रूपक जो है पूरा इस्तेमाल किया है। दो छिपकलियां दीवार के ऊपर किलोल कर रही हैं, उसका अंत वहां ला करके एक जिसे कहते हैं प्रोक्ति निर्माण जो है, डिस्कोर्स जो है, उसका निर्माण राशि बहुत सुंदर करती हैं। सामने की दीवार पर लटकी छिपकलियां आज क्रीड़ाहीन अवस्था में स्थिर नैनों से उसे देख रही थी, बस उसे। तो मित्रों, इसके बाद इस संग्रह की शीर्षक कहानी बसती है केवल राम का अपहरण और 5:57
27 मिनट हो रहे हैं, मुझे मालूम है, बहुत जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि लोगों को कविताएं भी पढ़नी है। राम का अपहरण पर मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं कुछ कहा अभी तक कि एक तो पहले डॉक्टर रमा द्विवेदी जी इस कहानी के बारे में कह ही चुकी हैं, और दूसरे ये कि जिस विषय को उठाया गया है वह अविश्वसनीय नहीं है। हालांकि एक शब्द का प्रयोग रमा जी ने किया था, शायद दूसरे संदर्भ में किया हो। मैंने इसे इसलिए रोका कि अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी श्रीमती जी इससे कैब से अहिल्या मिश्र जी के घर जा रहे थे। तो जो ड्राइवर था उसका नाम मुझे लगा कि ये उत्तर भारत का बड़ा संस्कृत स्थान था। हालांकि यहाँ भी होते हैं लेकिन वो वहां था। तो मैंने उससे पूछ लिया, भाई तुम कहाँ के हो? तो उसने बताया कि मैं छपरा का, और फिर छपरा के भी किसी गांव का उसने नाम लिया। और जैसे ही उसे ये पता चला कि भाई हम भी हिंदी भाषी हैं, तो वो चालू हो गया। और ये समझिए कि दूरदर्शन से लेकर के और अहिल्या जी के घर तक वो लगातार बिहार के बारे में जाने क्या क्या बखान करता रहा। उसी में उसने बताया कि साहब हमने अपने पिछले ही दिनों, कुछ ही दिन पहले अपनी बुआ का जबरदस्ती ब्याह जो है एक उससे किया। 5 बुआएं हैं। अब वही जो राशि जी इस समस्या को उठाती हैं कि जहां दहेज नहीं दे पा रहे हैं या सही लड़का नहीं मिल पा रहा है, तो कोई ढंग का लड़का देख करके, या जो कई बार तो जो सामने पड़ गया, इसमें 2 हैं। जो रूबी की जो शादी है वो इस तरह होती है कि सामने जो भी पहला मिल जाए उसे पकड़ के ले आओ। हाँ, और राम जो है उसे बाकायदा उठा करके इसे ले जाया जाता है कि भाई वो कोमल कमनीय लड़का है, और हसीन भी है, ज़हीन भी है। तो खैर उस ड्राइवर ने जब बताया कि साहब हमने जो है अपनी बुआ की इस तरह से शादी की, तो हमारी श्रीमती जी ने पूछा कि आपकी बुआ की क्या रिएक्शन थी इसको? तो उसने बताया कि बुआ ही नहीं, वो फूफा भी आज तक भी हमें माफ नहीं करती, और उनका परिवार जो है वो आज तक भी सुखी परिवार नहीं है। अपने अपने ढंग से कहने की बात है। एक पौराणिक या कहें कि ऐतिहासिक भारत का, हम तो इतिहास कहते हैं ना राम का, राम के पात्र को लेकर के लेखिका ने इस रूप में दर्शाया है कि एक जमाना था कि रावण या राक्षसत्व की जो वृत्ति है वह राम की सीता को उठा कर ले जाता था। आज रावण जो है वे राम का या रामत्व का अपहरण जो है वो करके ले जाते हैं, और वहां से उसे बचाने के लिए ये एक बड़ी सुंदर योजना उन्होंने की। और निश्चय ही रमा द्विवेदी जी ने जो सवाल उठाया कि उस भाभी रूबी का बाद में क्या हुआ होगा, यह एक अगली कहानी का विषय होना चाहिए। और निश्चय ही यह कहानी इसीलिए खूबसूरत कहानी है, इसीलिए भी खूबसूरत कहानी है कि यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती कि रूबी के साथ क्या हुआ। ओपन एंड कहानी जो है वह अगर सारी घटनाएं समाप्त हो गई, कोई प्रश्न ही ना बचे, तो फिर ये तो एक तरह से जीवन को समाप्त कर देना हुआ, संभावनाओं को समाप्त कर देना हुआ। अब आप आगे सोचिए कि क्या होता है। जिस लड़की ने हीरा मोती को आजाद किया था 2 बैलों की कहानी में, हमने पूछा क्या उस लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन हुआ तो होगा। अगले दिन पता तो सबको चला होगा कि इस लड़की ने ही आजाद किया है उन्हें। यहां भी रूबी ने आजाद किया है, तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ। और एक बड़ा जो बीच में प्रसंग आया है वह भी बड़ा यथार्थ है। मैं कई मित्रों से इस तरह की बात सुन चुका हूं कि साहब शहर के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, लड़का जो है, जो वो अब अपने उस गांव में लौटता है, और वहां जो है उसकी हम उम्र लड़कियां जो हैं, वो हमारे रामनिवास साहू जी ने अपने आत्मकथा में भी इस घटना को लिखा है
कि कैसे लड़कियां जो हैं उसे घेर करके और ट्यूबवेल में ले जाकर के गिरा देती हैं और उसके साथ जो है विचित्र प्रकार का व्यवहार करती हैं। इन लड़कियों को हमारी राशि जी ने यहाँ शूर्पणखा बताया है, और ये शूर्पणखाएं जो है वो राम का चीरहरण करने पर आमादा हैं। और लेकिन राम जो है उसके नाम की प्रायः जो है हम देखते हैं कि नाम के अनुरूप चरित्र नहीं होते, लेकिन यहाँ जो राम का चरित्र है वह राम के अनुरूप है। और लेखिका बलपूर्वक यह भी कहती हैं कि साहब ये विष्णु का ही स्वरूप है। और जब ये कहती हैं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी समय में जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का अपहरण करके ले जाता है तो उन्हें छुड़ाने के लिए भगवान वराह अवतार धारण करते हैं। यहाँ इसका उल्टा है, जब यह हिरण्याक्ष या ये रावण इस राम को या विष्णु को उठा कर ले जाता है तो रूबी के रूप में स्वयं लक्ष्मी जो है वे अवतरित होती हैं। और बहुत सारी संभावनाओं से भरी हुई कहानी है, अनेक प्रश्न हैं। मुझे जो चीज जिस पर मैं ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं इस कहानी में या अन्य कहानियों में भी, असल में अब तक मैंने जितनी बातें कही, अगर कहानियों का सारांश पहले बता दिया जाता तो मुझे ये सब बातें न कहनी पड़ती और मैं वहां से अपनी बात शुरू करता जहां से अब खत्म करूंगा। मैं अपनी बात यहां से खत्म करूंगा कि मैं 6 बिंदु आपके समक्ष पर हमारी प्रिय बिटिया डॉक्टर राशि सिन्हा की इन कहानियों के बारे में रखना चाहता हूं। एक एक बिंदु के रूप में व्याख्या नहीं करूंगा। पहला यही कि लेखिका को सामाजिक ताने बाने की विसंगतियों की गहरी पहचान है और वे हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में मूल्यों के ह्रास प्रति बहुत अधिक जागरूक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है दाम्पत्य जीवन की जो असमंजसता है उसे उन्होंने गहरे से समझा है और अनुरक्ति, आसक्ति और विरक्ति का जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण की बहुत अच्छी व्याख्या अपनी एकाधिक कहानियों में, जो मुख्य कहानी है राम का अपहरण तक, उसमें भी किसी न किसी रूप में वो चीज शामिल है। और अच्छी बात यह है कि लेखिका इसके बीच संतुलन की तलाश पर, संतुलन की खोज पर बल देती है। वह समाज को टूटते हुए, बिखरते हुए नहीं देखना चाहती। वो ये नहीं कहती कि विवाह संस्था जो है वो अप्रासंगिक हो गई है, लेकिन यह अवश्य है कि विवाह संस्था के भीतर कुछ कुरीतियां हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ पुरुष अहम के कारण कुछ चीजें हैं, उन्हें सुधारे जाने की जरूरत है। तो तीसरी चीज जो है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वह है कि मनोदशाओं का चित्रण जो है बिल्कुल मनोवैज्ञानिक के रूप में वे बहुत सुंदर करती हैं। और एक उदाहरण एक पंक्तिका में देना चाहूंगा कि जब इंसान व्यवहार, उन्होंने अनेक स्थानों पर भय, खौफ, प्रसन्नता, दुख, अवसाद, इन सब मनोस्थितियों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, मनोदशाओं का, कि जब इंसान व्यवहार में खौफ और भय की हवाओं में सांस ले रहा होता है तो उस एक परिस्थिति विशेष में उसकी सभी इंद्रियां सहज भाव से, सहज प्रतिक्रिया के तहत चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती हैं, दांत पीस कर उन परिस्थितियों पर खींचना चाहती हैं, अपना गुस्सा उतारना चाहती हैं, और कुछ नहीं तो लुप्त होता विवेक से भय से कांपने के लिए विवश तो कर ही देता है। ठीक ऐसी ही दशा अभी इस समय इस राम की थी। तो ऐसे जो मनोदशाओं के चित्रण हैं उनसे ये कहानियां भरी पड़ी हैं, और जो निश्चय ही जिसे आप कहते हैं कथा रस का जो आनंद है उसको बढ़ाती हैं। लेकिन एक मुझे आप क्षमा करेंगी राशि जी कहने के लिए कि आपके वाक्य बहुत बार इतने लंबे हो जाते हैं
कि सामान्य पाठक को लगता है अंत तक आते आते शुरू का सिरा छूट गया। तो आप राशि सिन्हा के पढ़ने के लिए कहानियां नहीं लिख रही हैं, आप सामान्य पाठक के लिए कहानियां लिख, क्षमा करें मुझे कहने के लिए, आपके पास अपने तर्क होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी की जो प्रकृति है, चूंकि आप मूलतः अंग्रेजी की विद्यार्थी हैं, उसका भी असर हो सकता है आपकी वाक्य रचना के ऊपर। तो ये चीज जो है थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन मनोदशाओं के चित्रण में लेखिका ने लोक भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। विशेष रूप से राम का जो अपहरण कहानी है, उसमें तो पूरे के पूरे डायलॉग्स जो हैं वो भी संभवतः मगही में है ना जी। जी। और प्रतीकों का निर्वाह, मैंने जैसे एक प्रतीक की आपसे चर्चा की थी, हालांकि राम भी यहाँ प्रतीक ही है, राम भी प्रतीक ही है, लेकिन छिपकलियां भी प्रतीक हैं। और इस तरह से सुबह शाम को भी प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रकृति से लेकर के मनोदशाओं तक को जोड़ा गया है। तो प्रतीकों का बहुत सुंदर निर्वाह, ये मेरा चौथा बिंदु है। और पांचवा बिंदु है पारंपरिक स्त्री संहिता की क्रूरता को रेखांकित करना। जो हमारे समाज में स्त्री के ऊपर थोपी हुई पारंपरिक संहिता है, जिसमें स्त्रियां आज भी घुटन का अनुभव करती हैं, वह लेखिका उसके इस क्रूर स्वरूप को उभारती हैं। हालांकि फिर मैं वही कहूंगा, कोई नारेबाजी करके ये नहीं कहती कि इसे उखाड़ करके फेंक दो। हाँ? और अंतिम बात जो मुझे कहनी है वह है कि साहब, ये जो हमारी लेखिका है डॉक्टर राशि सिन्हा, इनकी सौंदर्य दृष्टि में भारतीय और विदेशी साहित्य का अध्ययन तो शामिल है ही, उसकी परंपरा से प्राप्त चीजें तो हैं ही, लेकिन ये गहरे अपनी जमीन से जुड़ी हुई हैं। मैं नहीं जानता कि ये किसी शहर से आती हैं कि गांव से आती हैं, लेकिन लोक जो है वो बहुत गहरे इनमें बसा हुआ है। और इनकी जो सौंदर्य दृष्टि है, मूल्य दृष्टि के साथ साथ इनकी सौंदर्य दृष्टि भारतीय साहित्य और भारतीय लोक दोनों से अनुप्राणित है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। प्राय लोग कहते हैं कि साहब, पुरुषों के सौंदर्य का वर्णन साहित्य में नहीं मिलता, हालांकि बहुत मिलता है, लेकिन किसी महिला का लिखा हुआ पुरुष सौंदर्य का वर्णन जो है, आप ये देखें और देखें कि किस तरह से जो हमारे लोकगीत हैं उनमें जो सौंदर्य प्राप्त होता है, और लुनाई का जो एक आकर्षक रूप मिलता है, और जो हमारा जो शास्त्रीय या साहित्यिक जो सौंदर्य चेतना है, वो दोनों कैसे मिलते हैं कि वह देखने सुनने और आचरण व्यवहार में भी श्री विष्णु का अवतार ही दिखता था सभी को। एक बार जो देखता, जो मिलता, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। रूप तो ऐसा मानो चंदन की स्निग्धता में पीपल के नव कोमल पत्तों की लुनाई मिलाकर गढ़ा हो विधाता ने। भोर की किरणें यदि मुखमंडल पर पड़ती तो ऐसा खिल उठता मानो विधाता ने गढ़ते समय सूर्य की अरुणिम धरा से मिट्टी उधार ली। उस पर स्नेहिल मुस्कुराहट लिए मर्यादा और संस्कारों से अभिषिक्त शालीन व्यवहार। मित्रों, कहने को बहुत सारी बातें हैं और मैंने बहुत अधिक समय ले लिया आप सबका, इसके लिए शायद मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए।